हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं रीड का। तो इसके पहले हमने आपको सीडीपी के बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट थे प्रीवियस ईयर के हमने करा दिए हैं। आज आपको हम ईवीएस लेके चलेंगे और ईवीएस के क्वेश्चन को हम फटाफट से देखेंगे और ये आपकी मैराथन चलेगी। यहाँ पर 2 से 3 साल का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो आप इसको एक दिन में ज़रूर देख कर जाइएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 में आपका कहा गया कि एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, बी है परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे, सी है कि संपूर्ण परिवार जिसमें उनके बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, और डी आपका है कि केवल पति पत्नी। तो देखिए, एकल परिवार, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। एकल परिवार में जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एकल परिवार कहेंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं संयुक्त परिवार और एकल परिवार। देखिए, जो संयुक्त परिवार हो विघटन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? एकल परिवार का अस्तित्व आया। एकल परिवार के अंतर्गत कौन कौन आता है? माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे। मतलब एकल परिवार का मतलब समझ लीजिए कि आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा कहीं अलग रह रहे हैं और आप उनके बच्चे हैं, आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है। और जो आपका संयुक्त परिवार होता है उसमें संपूर्ण परिवार होता है, ये सी संयुक्त परिवार का ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें उनके दादा दादी हो, माता पिता हो, सारे लोग हो, ठीक है, तो वो संपूर्ण परिवार होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन है कि तंबाकू की आदत किससे होती है? ऑप्शन ए है कोकीन से, बी है कैफीन से, सी है निकोटीन से, डी है आपके हिस्टामिन से। तो आप सभी को पता है जो तंबाकू की आदत होती है वो हमें निकोटीन से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। देखिए, यहाँ बहुत चीज़ें समझाने वाली नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से आपको क्वेश्चन और आंसर बताते चल रहे हैं ताकि आपका भी टाइम बर्बाद न जाए, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत में लड़कियों लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए है 21 वर्ष व 18 वर्ष, बी है 18 वर्ष व 21 वर्ष, सी है 18 वर्ष व 18 वर्ष, डी है 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो आप सभी को पता है कि जो लड़के की आयु है वो 21 वर्ष है और जो लड़की की आयु है वो 18 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है 124 कि राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए है खनन, बी है बेकरी, सी है मुर्गी पालन, डी है कृषि। तो जो राजस्थान के लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आपका कृषि है। तो राजस्थान में लगभग आपके जो 73% जनसंख्या है वो कृषि में लगी हुई है। कितने प्रतिशत? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 73%। देखिए, जहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ पे चीज़ें हम आपको बताते चल रहे हैं, आप उसको नोट डाउन करते चलिए। देखिए, खाद्यान्न व उद्योग के लिए कच्चा माल और कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। और बाजरा हो गया आपका, मक्का हो गया, चना उत्पाद में राजस्थान का देश क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें किसमें? बाजरा, मक्का, चना, ये 3 चीज़ें वहाँ पे क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये वहाँ पर इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 125 पर चलते हैं कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन ए है केशवराय पाटन, बी है निम्बाहेड़ा, सी है उदयपुर, डी है भोपाल सागर। तो देखिए, 3 ऐसे जहाँ पर शक्कर बनाने कारखाने हैं, एक पर नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं। जो हमारा निम्बाहेड़ा है यहाँ पर शक्कर बनाने के कारखाने नहीं है। तो राजस्थान के जो शक्कर बनाने के प्रमुख कारखाने हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। भोपाल सागर है पहला, दूसरा आपका श्रीगंगानगर, केशवराय पाटन है, तीसरा आपका है उदयपुर। ये चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। 125 के बाद 126 पर चलते हैं। पूछा है कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन ए है उपभोक्ता संरक्षण मंच को, बी है जिला मुख्यालय को, सी है तहसील को, डी है ग्राम पंचायत को। अगर ठगी या अनुचित व्यापारिक व्यवसाय हो रहा है तो आप किसको शिकायत करेंगे? तो यहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो हम उपभोक्ता संरक्षण मंच को क्या करेंगे? मंच से शिकायत करेंगे। थोड़ा इसका हम डिटेल देखेंगे।
तो इसमें डिटेल कुछ नहीं दिया है, बस इन्होंने इतना ही बताया है कि अगर ठगी तो अनुचित व्यापारिक व्यवहार अगर आपके साथ हो रहा है तो यहाँ पर अगर आपको शिकायत करनी है तो उपभोक्ता संरक्षण मंच को आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 127 पर कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन ए है 12, बी है 18, सी है 20, डी है 22। तो देखिए जो हमारा राष्ट्रपति राज्यसभा है उसमें जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो आपके सदस्य कितने होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा, वहाँ पर 12 सदस्य होते हैं, तो ए को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, थोड़ा इसका डिटेल देख लेंगे कि जो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा संसद के उच्च सदन का जो सभापति है वो क्या होता है, तो इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ये याद रखिएगा। और जो राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है, 250 होती है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। और ये तो आपको पूछ ही दिया कि 12 सदस्यों की को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और ये व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है, तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। किस संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं जैसे कला विज्ञान राज्य समाज सेवा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले होते हैं। ठीक है, जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं जैसे वो कला हो गया, विज्ञान हो गया और समाज सेवा हो गया, इससे वो रिलेट करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है 28 मतलब 128 का कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, डी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो देखिए जो जिला उद्योग केंद्र होता है किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है, तो जो ग्रामीण और शहरी युवकों को रोजगार मुहैया कराएगा वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कराया जाता है। इसका जो शुरुआत हुआ था, ये पहले ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, जो इसका शुरुआत हुआ था वो 1993 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 129 में कहा गया कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, सी है चीन में, डी है भारत में। तो देखिए जो संसार में सबसे अधिकतम ट्यूबवेल है वो आपके भारत में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से ही होती है हमारे इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पर जो ट्यूबवेल है उसकी संख्या अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं 130 पर। क्वेश्चन है कि गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है चैत्र शुक्ल तीज को, बी है श्रावण शुक्ल तीज को, सी है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, डी है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो जो गणगौर का त्यौहार है वो आपको मनाया जाता है लगभग आपके चैत्र शुक्ल तीज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो गणगौर का त्यौहार है वो चैत्र सुदी प्रथमा से शुरू होकर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब से शुरू होता है, तो ये चैत्र सुदी प्रथमा से शुरू होकर कब तक चलता है, ये होकर चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होता है, समाप्त होता है। और गौर की जो सवारी है वो जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से निकलती है। ये भी पूछ सकता है कि गौर की सवारी कहाँ सबसे ज़्यादा धूमधाम से निकलती है, तो आपके जयपुर और बीकानेर में निकलती है। और होलिका दहन के बाद गौर का त्यौहार क्या होता है, आरंभ होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौर का जो त्यौहार होता है वो किस त्यौहार के बाद आरंभ होता है, तो ये होलिका दहन के बाद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन है कि राजस्थान में झीलों की नगरी है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर, डी है अजमेर। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो राजस्थान है, राजस्थान में झीलों की जो नगरी है वो आपका उदयपुर है। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। थोड़ा सा उदयपुर के बारे में जानेंगे। देखिए उदयपुर जो नगर है वो राजस्थान में झीलों की नगरी से हम कहते हैं। और जयपुर को हम क्या कहते हैं, जयपुर को गुलाबी नगर, और जोधपुर को क्या कहते हैं, नीला शहर। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जयपुर को क्या कहते हैं, गुलाबी नगर, जोधपुर को क्या कहते हैं, नीला शहर। और मतलब नीला शहर के उपनाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, या तो अगर यहाँ पर नीला शहर दे दिया तो आप समझ जाइए कि जोधपुर का नाम पूछ रहा है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 132 है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया। तो ऑप्शन ए है महाराणा कुंभा ने, बी है महाराणा सांगा ने, सी है महाराणा प्रताप ने, डी है
महाराज जय सिंह ने। तो जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? तो जो आपका विजय स्तंभ है, उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए जो विजय स्तंभ है वो राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान कौन? महमूद, तथा गुजरात के सुल्तान कौन? अहमद शाह पर 1440 में ईस्वी में अपनी विजय के स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया। ठीक है, इन्होंने विजय प्राप्त की थी उसके चिन्हित रूप में बनवाया था। और इसके बहिर्भाग में धार्मिक शिलालेख व नक्काशी का कार्य अति सुंदर व दर्शनीय है। ठीक है, बहुत सुंदर इन्होंने बनवाया था। ये आप YouTube पर डाल के देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं कि ये किस तरीके का है। अब यहाँ पर एक संकेत दिया गया, आपको बताना है कि निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कि मुख्य सड़क है, बी है पैदल परिपथ है, सी है रेलवे क्रॉसिंग है, डी है संकरी पुलिया है। तो ये क्या है, ये इस तरीके का संकेत क्या देता है आपको? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। ये आपका संकरी पुलिया का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। इस तरीके का आपको दे दिया तो समझिए संकरी पुलिया का संकेत दिया है। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 134 में पूछा गया कि एटीएम का पूरा रूप, मतलब एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपसे पूछा गया है। पहला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, सी है ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, डी है ऑडिट टेलर मशीन। तो हम देखते हैं जो एटीएम का फुल फॉर्म होगा वो आपका होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। यहाँ होता है एटीएम, ए मतलब ऑटोमेटेड, टी मतलब टेलर, एम मतलब मशीन। तो यह बैंक द्वारा प्रदत्त नकदी आहरण करने की एक सुविधा है जिसके बिना पासबुक के कहीं भी कभी भी नकदी आहरण किया जा सकता है, लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। पासबुक नहीं होगा चलेगा, लेकिन कार्ड आपके पास होना चाहिए। 135 में पूछा आपसे कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं। ऑप्शन ए है एसएमएस, बी है फैक्स, सी है ईमेल, डी है टेलीग्राम। अगर आप कंप्यूटर के द्वारा भेजे जाने वाला जो संदेश है उसको क्या कहेंगे? जैसे मोबाइल से हम एसएमएस करते हैं, जीमेल से ईमेल करते हैं, टेलीग्राम से भी हम मैसेज करते हैं, फैक्स से हम क्या करते हैं, तो जो कंप्यूटर से हम भेजेंगे उसे हम ईमेल कहेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाला संदेश होता है, इसको याद रखिएगा। और यह संचार के लिए क्या है? एक क्रांति है। आगे चलते हैं 135 के बाद 136 पर कि डेंगू रोग का वाहक क्या है। ऑप्शन ए है एडिज मच्छर, बी है क्यूलेक्स मच्छर, डी है घरेलू मक्खी, डी है एनाफिलीज मच्छर। तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं जो हमारा डेंगू का रोग वाहक होता है एडिज होता है। और यहाँ पर इस पे लोग बहुत मजाक बनाते हैं कि मादा के काटने से ही होता है। तो ये लड़कियों को लोग थोड़ा इसमें बहुत सारे मजाक बनाया जाता है। तो ये चीज़ें देखिए इस तरीके की नहीं है। बाकी छोड़िए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि डेंगू जो होता है वो एडिज मादा मच्छर से होता है। यह एक विषाणु जनित रोग होता है आपका। इस बीमारी के लक्षण आपके क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। जैसे आपकी आंखों में सूजन होगा, सिर व जोड़ों में दर्द होगा। इसलिए डेंगू को हम क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ पर हड्डी तोड़ बुखार भी कह सकता है कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? तो एडिस मादा मच्छर है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर नर मच्छर भी दे सकता है कभी कभी, तो इसको ध्यान रखिएगा, मादा मच्छर होती है। आगे चलते हैं 137 में पूछा है कि मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। ऑप्शन ए है अमाशय, बी है यकृत, सी है आंत, डी है वृक्क। जैव रासायनिक प्रयोगशाला पूछा है, तो चलिए देख लेते उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यकृत होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला आपके यकृत को कहते हैं। तो जो यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक क्या होती है? एमिनो अम्ल और रुधिर की अमोनिया को यूरिया में क्या करती है? परिवर्तित करके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये इसलिए यकृत को हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। आगे चलते हैं 138 को देख लेते हैं हम। 138 में कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पोलियो का उपचार, बी है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, सी है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य ही है
कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे। तो देखिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कि 1988 में हुआ था, ठीक है। और जब 1988 में हुआ तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पोलियो का जो उन्मूलन है वो संपूर्ण तरीके से हो। और 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया। कब, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को किस वर्ष पोलियो से मुक्त किया गया, तो 2012। और कब, अगर डेट पूछे तो 24 फरवरी। पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 139 है कि कश्मीरी चोंगा कहलाता है। ऑप्शन ए फिरन, बी है अंगरखी, सी है बुगतारी, डी है अचकन। तो जो कश्मीरी चोंगा कहलाता है वो आपका फिरन कहलाता है। ये होता क्या, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, कश्मीरी चोंगा को हम क्या कहते हैं, फिरन कहते हैं। अब जो कश्मीरी चोंगा होता है वो घुटनों तक पहना जाने वाला लंबा कुर्ता होता है। अब देखेंगे कश्मीर में लोग एकदम घुटने से भी और नीचे नीचे तक के कुर्ते पहनते हैं, उसी को हम कहते हैं कश्मीरी चोंगा, जो कढ़ाई से युक्त होता है, उसमें मतलब कढ़ाइयाँ होती हैं, और इसे हम फिरन भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 140 पर। कुत्ता मछली का आवास है, कुत्ता मछली, ठीक है। अब आप ये मत समझ लीजिए कि कुत्ता अलग पूछ रहा है, मछली अलग पूछ रहा है। एक मछली है जिसे हम कुत्ता मछली कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है नदी, बी है तालाब, सी है झील, डी है समुद्र। तो यहाँ पर हम देख लीजिए, जो हमारा कुत्ता मछली है वो समुद्र में पाया जाता है। तो जो बच्चे साइंस पढ़े होंगे वो कुत्ता मछली देखे होंगे, उनको दिखाया गया होगा। तो डॉग मछली समुद्र शार्क परिवार से संबंधित है। ये जो मछली होती है ये खारे पानी में पाई जाती है। जो इनका आवास होता है कहाँ होता है, समुद्र में होता है। समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है, वो खारा होता है। अब आगे चलते हैं 141 में पूछा है कि CNG का पूरा रूप पूछा है, मतलब CNG का फुल फॉर्म पूछा है। तो कॉमन नेचुरल गैस, बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी है कॉमन नेचुरल गैस, डी है सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो आजकल CNG बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो फुल फॉर्म होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम थोड़ा सा कि जो हमारा CNG होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और यातायात वाहनों में, मतलब आप देखते हैं ज़्यादातर अभी CNG की जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। तो इससे होता क्या है कि जो आपका प्रदूषण होता है उससे बचाव होता है, जो CNG चलता है, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख घटक क्या होता है CNG का, CH4 गैस होती है, ठीक है। CH4 क्या हमारा मीथेन जो गैस होती है उसी से गाड़ियाँ चलती हैं। आगे चलते हैं 142 पर। 142 में आपसे पूछा गया है कि वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 2 से 8 अक्टूबर तक, फिर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, डी है कि 15 से 21 जून तक। तो जो वन्य जीव सप्ताह होता है वो हमारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जो जागरूकता का प्रत्येक वर्ष होता है, 1 से लेके 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, या तो यहाँ पर 2 से 8 अक्टूबर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 42 के बाद 43 पर। 43 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः कौन कौन से हैं। पहले आपको बताना है राज्य वृक्ष का नाम, फिर राज्य पक्षी का नाम, फिर राज्य जंतु का नाम। ऑप्शन ए खेजड़ी, गोड़ावड़, चिंकारा, बी है खेजड़ी मोरबाग, सी है बबूल, गोड़ावड़, शेर, डी है आम मोरबाग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका राजस्थान का राजकीय वृक्ष है वो आपका खेजड़ी का वृक्ष है। राजस्थान का राजकीय पक्षी जो है वो आपका गोड़ावड़ है, और जो आपका चिंकारा है वो आपका राजकीय पशु है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो ये आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठोस, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद द्रव की होती है, फिर गैस की होती है। तो ये तो आपको सभी को पता है, तो इतना इसको डिटेल नहीं जाना है। आगे चलते हैं 145 में पूछा है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, डी है गुजरात, डी है मध्य प्रदेश।
तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश को ही हम क्या करते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? ऑप्शन ए है हवा का, बी है जलधारा का, सी है ध्वनि का, डी है प्रकाश का। तो वेग मतलब जो कौन सबसे तेज गति से चलता है, ये बताइए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो प्रकाश है इसका जो वेग है वो बहुत तेज गति से होता है। तो ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात जो सबसे तेज गति प्रकाश की होती है कितना है? प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, ये याद रखिएगा। प्रकाश जो हमारा निर्वात में, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्वात में कौन गति कर सकता है, तो प्रकाश कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक वो जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं 146 के बाद 147 पर कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को बहुत ऊर्जा में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है प्रकाश ऊर्जा, डी है चुंबकीय ऊर्जा। तो सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारा सौर ऊर्जा होता है उसको हम प्रकाश ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा कि जो हमारा सौर सेल होता है एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, एकत्रित करके उसे विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और इसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ी यंत्र में हम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 148 देखते हैं। 148 में पूछा गया आपसे कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन, डी है नाइट्रोजन। तो हवा में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो, जैसे गैसों की मात्रा अगर आपको पता होगी तो आप बता लेंगे। आपको सभी को पता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है, तो ये सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं और भी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपका नाइट्रोजन हमने बता दिया 78% हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन जो होगा आपका 21% हो गया, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका 0.03% होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये हर बार पूछा जाता है आपसे और हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कॉमन सी बात हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है पौधे, डी है यूरेनियम। मतलब कि एक बार उसको हम यूज कर ले फिर उसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, इसे हम नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा हम ऐसा कौन सा चीज़ इसमें से है जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो हमारा पौधा होता है, ठीक है, पौधे ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्राकृतिक रूप से पुनः पुनर्स्थापन होता है वे नवीकरणीय ऊर्जा कहे जाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पौधे हो गए, गोबर गैस हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये नवीकरणीय स्रोत है हमारे। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मिलती है। ऑप्शन ए है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ऑप्शन ए है थर्मोस्फीयर में, बी है स्ट्रेटोस्फीयर में, सी है आपका ट्रोपोस्फीयर में, डी है मेसोस्फीयर में। तो जो ओजोन परत होता है वो कहाँ पाया जाता है? आप सभी को पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और ये जो परत होती है समताप मंडल के निचले परत में पाई जाती है। कहाँ पर? निचली परत में। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली क्या करती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसको रोककर पृथ्वी को क्या करती है, गर्म होने से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। अब आइए हम आगे अगले 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका 2011 का पेपर था। अब इसके बाद जो पेपर हुआ है उसको हम लेकर चलते हैं 12 पर चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 30 क्वेश्चन हमने लगभग आपको 24 मिनट में कंप्लीट कर दिया। अब चलिए हम 30 क्वेश्चन और लेकर चलेंगे। तो ये मैराथन आपको एग्जाम से पहले सारी मिल जाएंगी और एग्जाम से पहले आपके जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए 2011 का हमारा कंप्लीट हो गया पेपर। अब हम 2012 को लेकर चलेंगे। 2012 में 121 क्वेश्चन पे पूछा गया आपका है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अनुशासन बनाए रखना, बी है केवल परीक्षा करवाना, सी है केवल प्रश्न पत्र बनवाना, डी है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना।
तो यहाँ पर देखिए जो हम मूल्यांकन करते हैं तो जो बच्चा है, बच्चा हमारा क्या होता है, अधिगम करता होता है, तो उसका जो भी उपलब्धि है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे की उपलब्धि जो है उसमें सुधार लाना भी ज़रूरी होता है। तो हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चा कितना सीखा है, किस तरीके से सीखा है, कितना बचा है, कितना बच्चे को हमें सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा गया आपसे कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण के पाठ्य सहगामी है। ऑप्शन ए है विज्ञान क्लब, बी है श्रव्य दृश्य सामग्री, सी है पाठ्य पुस्तक, डी है श्यामपट। तो देखिए कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपका विज्ञान क्लब होगा वही हमारे विज्ञान क्या होगा, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी होगा। ऑप्शन मेरे बिल्कुल सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 123 से पूछा है कि पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है मिश्रण, बी है पृथक्करण, सी है छानना, डी है ऊर्ध्वापतन। देखिए अगर दही से अगर हम मक्खन निकाल रहे हैं, गेहूं से छोटे छोटे कंकर निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। तो आप सभी को पता है कि इसे हम क्या कहेंगे, पृथक्करण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अलग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे कि पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकड़ को अलग करना क्या कहलाएगा, हमारा पृथक्करण कहलाएगा। और जबकि ऊर्ध्वापतन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे आप सभी क्या करते हैं कि कपूर जलाते हैं ना, कपूर जलाने पर क्या होता है कि ठोस क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जब ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो इसी को हम ऊर्ध्वापतन कहते हैं। जैसे क्या होता है, कपूर जलाएं वो जल के सीधा गैस में चला गया तो ये हमारा ऊर्ध्वापतन हो गया। ठीक है, अब छानना आपको पता है कि जैसे कि बालू और मिश्रण का तो समझ लीजिए, जैसे कि चुंबक और बालू का हो गया, ये मिश्रण हो गया, उसको अलग करेंगे तो लोहे से हम अलग कर लेंगे। छानना मतलब कोई भी चीज़ें हम छान रहे हैं तो वो चीज़ें हो गई। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादातर आपको ऊर्ध्वापतन और पृथक्करण पे ही क्वेश्चन पूछता है। 124 ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, बी है कि चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, सी है कि चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, डी है कि शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो सही कथन पूछा है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो छात्रों के लिए उपयोगी है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर श्रव्य और दृश्य सामग्री रहेगी तो बच्चा और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 125 पर चलते हैं। 125 में कहा है आपसे कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है परीक्षण की योजना बनाना, बी है परीक्षण की तैयारी, सी है पायलट स्टडी, डी है अंतिम प्रारूप। अगर किसी चीज़ की हम परीक्षण की वास्तविक रचना की पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पायलट स्टडी कहेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है पायलट स्टडी में, थोड़ा सा देखेंगे। इसलिए हम करेंगे पायलट स्टडी करते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि त्रुटि की जो संभावना होती है कम से कम रहे, इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक जांच को हम पायलट स्टडी कहते हैं। इस प्रारंभिक जांच को हम क्या कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं। और ये प्रारंभिक जांच करते क्यों हैं, क्योंकि इसमें त्रुटि जो है संभावना कम से कम रहे, इसलिए हम करते हैं। आगे चलते हैं। 126 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश राजस्थान की जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों से लगा है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है पाकिस्तान। तो आप सभी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा नहीं, जो पाकिस्तान है ये हमारा हो ही नहीं सकता, तो इसे हम कभी हमारा कह ही नहीं सकते। जो पाकिस्तान है यही जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पास मतलब जो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और जो श्री गंगानगर जिलों से लगा है वो पाकिस्तान लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। 127 है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। ऑप्शन ए है भास्कर, बी है आर्यभट्ट, सी है रोहिणी, डी है एडुसेट। तो देखिए जो हमारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह था तो वो आपका कौन था, आर्यभट्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, आर्यभट्ट था। इसका जो प्रक्षेपण है वो सोवियत संघ रूस द्वारा कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। जबकि जो भास्कर का प्रक्षेपण था वो कब किया गया था,
भास्कर का 7 जून 1979 में किया गया था, ठीक है। और 10 अगस्त 1979 एवं एजुसेट का कब किया गया था? 20 सितंबर 2004 को हुआ था। तो सबसे कृत्रिम उपग्रह का नाम कौन है? प्रथम आर्यभट्ट हो गया, क्योंकि ये 1975 में ही किया गया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको हमेशा पूछा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। ऑप्शन ए है कि फेफड़ों द्वारा, बी है पुस्तक फुसफुस द्वारा, सी है वायुकोश द्वारा, डी है गलफड़ों द्वारा। देखिए, जो जलीय जंतु होते हैं उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है गलफड़ों के द्वारा होती है। जैसे जो मछलियाँ होती हैं वो अगर सांस लेती हैं तो वो कैसे लेती? गलफड़ों के द्वारा लेती हैं, ठीक है। आप मेढक को भी देखे होंगे, वो उस तरीके से सांस लेते हैं। तो जलीय जंतु में जो श्वसन होता है, मतलब जो रेस्पिरेशन होता है, वो गलफड़ों के द्वारा होता है। आगे चलिए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा मेढक होता है वो जलचर भी होता है और उभयचर भी होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे है 130 क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न में से कौन सा सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना है आपको। ऑप्शन ए है, एक है कि सबसे ऊपरी केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। 2 है बीच के सफेद रंग शांति का प्रतीक है। 3 है कि मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। 4 है कि नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। एक सेकेंड, अब आपको यह बताना है कि उपरोक्त में से सही कौन है। ऑप्शन ए है कि 1 से 4 सत्य हैं, बी है कि 1 2 3 सत्य एवं 4 गलत है, सी है कि 1 2 4 सत्य एवं 3 गलत है, डी है कि 2 3 4 सत्य एवं 1 गलत है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही होगा, कि यहाँ पर जो 3 वाला है वो गलत होगा, बाकी 1 2 4 सही होंगे। मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है। बाकी जो मध्य में चक्र है वो शांति एवं खुशहाली का है, ये नहीं है। मध्य में जो चक्र होता है वो आपका किसका होता है प्रतीक? आइए हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए, जो हमारा झंडा होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो किस कलर का होता है? केसरिया रंग का होता है, ठीक है, सेफ्रॉन कलर का होता है। जो त्याग बलिदान का होता है, ये याद रखिएगा। जो सफ़ेद रंग होता है, व्हाइट कलर, वो शांति का प्रतीक होता है। और जो चक्र बना होता है वो प्रगति का सूचक होता है, ठीक है, न कि वो जो इसमें दिया था आपके ऑप्शन में उसका होता है, वो प्रगति का सूचक माना जाता है। और जो सबसे नीचे होता है वो कौन सा होता है? हरा रंग होता है, तो वो खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। ऑप्शन ए है अनुकूलन, बी है परजीविता, सी है रूपांतरण, डी है इनमें से सभी। तो देखिए, वातावरण के अनुरूप जो पौधे जंतु में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को हम क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन 132 है कि हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है भरतपुर में है। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा यहाँ पर, और भरतपुर के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, होता क्या यहाँ पर कि जो राजस्थान हमारा है, राजस्थान का जो पक्षी अभ्यारण्य है वो केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? आपके भरतपुर जिले में है। केवलादेव जो पक्षी विहार को 1971 में संरक्षित पक्षी विहार घोषित किया गया, और 1975 में यूनेस्को द्वारा इसे क्या किया गया? विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 133 पर, कि निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, क्या कहा है? नहीं है। ऑप्शन ए है वायु यान उड़ते हैं, बी है वायु में भार होता है, सी है वायु स्थान घेरती है, डी है वायु में रंग होता है। तो आप सभी को पता है कि वायु में कोई रंग नहीं होता है। वायु जो होती है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। तो ये हो सकता है। देखिए, वायु जो होता है वो क्या होता है? हमारे गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। यह रंगहीन होती है और स्थान घेरती है, इसमें भार होता है। गंधहीन तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो आसपास के चीज़ों को लेके वो गंध फैला सकती है वायु, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि घड़ी की जो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है वो कैसी होती है? वो कौन सी ऊर्जा है? ऑप्शन ए है क्या यांत्रिक ऊर्जा है, बी है उष्मा ऊर्जा है, सी है प्रकाश ऊर्जा है, डी है विद्युत ऊर्जा है। तो जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है।
देखिए घड़ी की स्प्रिंग में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा होता है, और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है कि एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा होता है। मतलब किसी की गति से, जैसे स्प्रिंग को दबाए और ये गति किया तो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है कि मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 135 में आपसे कहा गया पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। ऑप्शन ए है पोटेशियम परमैंगनेट या तथा क्लोरीन, बी है पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सी है सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, डी है पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। ये आप सभी को पता है कि क्लोरीन डालते हैं, क्या है मतलब पानी को साफ करने के लिए, लेकिन कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फाइड के साथ डालते हैं। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन को हम डालते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो पानी में रोगाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो फार्मूला होता है KMnO4 और क्लोरीन का जो फार्मूला होता है Cl होता है। तो हो सकता है वहाँ पे आपको KMnO4 दे दे और पोटेशियम परमैंगनेट न दे, तो इसको याद रखिएगा कि KMnO4 जो होता है वो रोगाणु को नष्ट करने के लिए, और प्लस उसके साथ आपकी क्लोरीन भी डाली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। 136। अब इसको देखिए, सावधानी से देखिएगा। उपयुक्त यातायात का अर्थ क्या है, मतलब क्या संकेत है, आप इसको याद रखिएगा। ये हर बार हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अगर हम 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर कराते तो हो सकता है उसमें से कोई एक आपको भी पूछ दे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए ये मुख्य सड़क है, बी है कि संकरी पुलिया है, डी है कि रेलवे फाटक है, डी है खराब सड़क है। तो इस तरीके का जब आपको चिन्ह मिलता है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खराब सड़क है। ठीक है, इस तरीके का अगर आपको देखने को मिल गया चिन्ह तो आप इसको क्या मानेंगे, खराब सड़क है, मतलब कि पहले सीधे है फिर उबड़ खाबड़ इस तरीके से सड़कें हैं। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 137 की छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। ऑप्शन ए है वायरस, बी है प्रोटोजोआ, सी है बैक्टीरिया, डी है नेमेटोड। तो जो आपकी छोटी माता है मतलब रेबीज रोग होता है, मतलब जो चेचक होता है, चेचक को छोटी माता और एक बड़ी माता होती है इसमें। तो जो छोटी माता होती है ये रेबीज का जो रोग होता है ये कैसा होता है, तो ये आपका वायरस होता है एक। ठीक है, ये वायरस से फैलता है। आप देखते हैं कि जिसको छोटी माता होती है तो जिसको भी जैसे चेचक होता है तो वो लोग बाहर नहीं जाते, कहते बाहर जाएंगे दूसरे को हो जाएगा, या आप उनके घर आएंगे उनको हो जाएगा, या आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ तक भी वो वायरस फैलता है, तो इसलिए लोग इससे बहुत ज़्यादा बचाव करते हैं। तो जैसे छोटी माता हो गया, एड्स एवं रेबीज रोग के विषाणु के कारण होता है। ठीक है, और आत्रशोध हो गया आपका, पेचिस हो गया, मतलब कि डायरिया हो गया, और क्या हो गया आपका पेचिस हो गया। ये जो रोग होते हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और आपका टाइफाइड बोल रही हूँ, टाइफाइड हो गया, बैक्टीरिया के कारण होता है ये आपका। इसे याद रखिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। 137 के बाद 138 आएगा। यानी कि हम भोजन करते हैं, यौन पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए है अमाशय की दीवार से, बी है छोटी आंत की दीवार से, सी है बृहद आंत की दीवार से, डी है यकृत में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छोटी आंत की दीवार से, आप सभी को पता है, तो इसको सही कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अब 139 पर हम देखते हैं। 139 में आपसे पूछा गया है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, बी है ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, डी है कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा एवं सूर्य का प्रकाश। तो देखिए जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है निम्न में आवश्यक होते हैं। किस में आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया एवं पर्णहरित हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, एक क्या होती है आपकी रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें होता क्या है, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं, और पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गए CO2 उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं।
तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो पौधे होते हैं वो किसको ग्रहण करते हैं और किसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन हमने बता दिया, इसका एक रिएक्शन दे दिया। इस तरीके से रिएक्शन देके भी आपको पूछ सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा तो जो लाइट होगी, देखिए यहाँ पर लाइट है, ये लाइट है, और यहाँ पर क्या है, ये क्लोरोफिल है, ये पर्णहरित है। ठीक है, यहाँ पर 6CO2 + 12H2O का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर वो क्या बनेगा, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, जो 6O2 होगा ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन है O2 है वो उसको ऊपर रिलीज कर रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो आप सभी को पता है कितना होता है, बताइए। ऑप्शन ए है 33 डिग्री सेल्सियस, बी है 38 डिग्री सेल्सियस, सी है 98.6 डिग्री सेल्सियस, डी है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री होता है, तो इसे हम केल्विन में भी देखते हैं और फ़ारेनहाइट में भी देखेंगे। देखिए, जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में कहेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि 98.6 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में नहीं होता है, ये फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, जो 98.6 होता है, अब यहाँ पे आपको देखिए कंफ्यूज करने वाला दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस दिया है और 98.6 डिग्री सेल्सियस दिया है। अंतर क्या है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। अंतर यहाँ पर यही है कि यहाँ पे ये सेल्सियस न होकर यहाँ पर फ़ारेनहाइट देता तो ये सही हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर सेल्सियस, तो ये दोनों सही होता, लेकिन यहाँ पर भी सेल्सियस दे दिया है तो ये बहुत हाई हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस में ही आपका 98.6 फ़ारेनहाइट आता है आपका, और कितने केल्विन होता है, ये 310 केल्विन होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 141 पर। उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। ऑप्शन ए है जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा, बी है जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना, सी है सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा, डी आपका है कि चांदी, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। तो देखिए, जो उदयपुर भीलवाड़ा है उस जिले में आपके जो मिलने वाले खनिज पदार्थ हैं वो आपके ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे। जो आपका जस्ता हो गया, सीसा हो गया, चांदी हो गया और तांबा हो गया, ये सारे मिलते हैं, तो ए को सही करिएगा। आगे चलते हैं 41 के बाद हम 42 पर चलते हैं। 42 में आपसे कहा गया कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। ऑप्शन ए है बारां में, बी है भरतपुर में, सी है जोधपुर में, डी है बाड़मेर में। तो उत्तर दीजिए क्या होगा कि राजस्थान के किस जिले में आपके पेट्रोलियम निकाला जाता है। देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम ये नहीं चाहते कि हम आपको 30 मिनट में आपको हम 10 क्वेश्चन कराएं, हम ये चाहते हैं हम आपको 30 मिनट में कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन कराएं। ठीक है, चलिए, जो उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाड़मेर। जो बाड़मेर है हमारा, यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, बाड़मेर जिले के जो मंगला क्षेत्र हैं उसमें कैयर्स इंडिया और पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी लगाई गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जो कैयर्स इंडिया है और उसका जो पेट्रोलियम पदार्थ की जो रिफाइनरी है वो किस क्षेत्र में लगाई गई है, तो वो बाड़मेर जिले के मंगला क्षेत्र। राजस्थान का जिला कौन सा है, बाड़मेर, और इसी जिले का एक क्षेत्र है आपका मंगला क्षेत्र यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं 143 पर देखते हैं हम। 143 में क्या है, चंद्र ग्रहण होता है जब। ऑप्शन ए है पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, बी है चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सी आपका है कि सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, डी है कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो चंद्र ग्रहण होता है हमारा, वो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होगा तभी हमारा लगता है। देखिए, ये पृथ्वी हो गई हमारी, पृथ्वी यहाँ रहेगी, सूर्य इस साइड रहेगा। ठीक है, यहाँ से पड़ेगा, चंद्रमा इस साइड रहेगा, तो क्या होगा कि ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी की जो परछाई होगी वो चंद्रमा पर जाती है। तो ये एक आपको चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का जो प्रकाश वो ढक जाता है, और चंद्रमा जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, तो इसलिए इसका जो प्रकाश है उस पर पूरी तरीके से पड़ नहीं पाता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, छाया पड़ जाता है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से क्या होता है, चंद्रमा में अंधेरा में डूब जाता है और दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण आपकी कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम
क्वेश्चन नंबर 144 पूछा है कि राष्ट्रीय पशु है, तो आप सभी को पता है कि बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु। तो देखिए बाघ जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसका मनोवैज्ञानिक क्या नाम है, इसका पैंथेरा। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि पैंथेरा किसका मनोवैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये बाघ का मनोवैज्ञानिक नाम है। ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण हम बाघ को क्या करते हैं, पशु के रूप में गौरवान्वित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सूर्य नगरी नाम है। ऑप्शन ए है जयपुर का, बी है जैसलमेर का, सी है बाड़मेर का, डी है जोधपुर का। तो आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीला नगरी किसको कहा गया है, ये भी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जाएगा, जोधपुर। जोधपुर हमारा है सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए जो जोधपुर हमारा है वो जिले को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं और जोधपुर में जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जोधपुर ही हमारा क्या है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1459 में, और ये राजपूत शासक राव जोधा ने किया था। इसकी जो स्थापना किसने किया, राजपूत शासक राव जोधा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 146। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, बी है कि एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, सी है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, डी है कि दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि जो दहेज प्रथा है वो बाल सामाजिक बुराइयां हैं। ये सही बात है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है और बाल श्रम भी हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम 147 पर चलते हैं। 147 जो हमारा है वो मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, बी है लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, सी है परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, डी है परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो देखिए मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है जब ज़्यादा अपन नशा करते हैं। नशा में कौन सी नशा करेंगे, आप शराब की नशा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही कर लीजिएगा। आप देखते होंगे कि जो बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं उनके जो चमड़े होते हैं वो बहुत समय से पहले उनमें बुढ़ापा आने लगता है, जो स्किन होती है वो बहुत ढीली पड़ने लगती है, मतलब इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए जो शराब का सेवन है, इसके सेवन करने से जो लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, उससे जब लीवर सिरोसिस रोग होने लगता है तो क्या होता है कि जो शरीर की हड्डियाँ होती हैं उनका ढांचा मात्र रह जाता है। आप क्या होते हैं, गलने लगते हैं धीरे धीरे, अंदर से आप क्या होते हैं, गलने लगते हैं। 148 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती। ऑप्शन ए है सीमेंट, बी है लोहा, सी है पत्थर, डी है स्कूटर। आप सभी को पता है कि स्कूटर से हम चलते हैं, घर नहीं बनाएंगे, तो डी को सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम 149, ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है भेड़, ऊँट एवं याक के बालों से, बी है भेड़ सिर एवं ऊँट के बाल से, सी है ऊँट हाथी खरगोश के बाल से, डी है गाय बकरी एवं भेड़ के बाल से। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा ऊन प्राप्त होता है तो वो हमारा भेड़ से होता है, ऊँट से होता है एवं याक के बाल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 150 पर। 150 में आपसे पूछा गया है कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। ऑप्शन ए है घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, सी है कि पेड़, गुफा एवं बिल, डी है कि बिल, पेड़ एवं गुफा। तो देखिए बंदर कहाँ पर रहता है, बंदर आपके पेड़ पर रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल। ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन। 48 मिनट में हमने आपको 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है और ये आपका 2 साल का जो प्रीवियस ईयर हमने कंप्लीट करा दिया है। तो अब इसको हम यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद हम 2-2 साल का लेकर आपको 2 से 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो ये वीडियो आपको अभी मिल जाएगी, अब लगभग दोपहर तक आपको, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो अभी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी जो भी रहेगा शाम को टाइम मिलता है तो शाम को भी एक वीडियो आ जाएगी कल। तो कल परसों तक आपका जो EVS है उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। और आज आपका सिर्फ 1 ईयर का शायद आपको बाल विकास बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रीवियस ईयर के साथ। तो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।